हाँ जी, गुड इवनिंग टू कृतिका, वंशिका, साक्षी, जो लोग भी नए नए अभी ज्वाइन किए हैं, स्नेहा, या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं आज के लेक्चर को। और आज के क्लास में हम लोग करेंगे आपका डिसऑर्डर। सो लेट्स ट्राई टू कवर अप द डिसऑर्डर ओवर हियर। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा आप सबको जो अभी भी ज्वाइन किए हैं, आपका जो फॉर्म है शेयर किया हुआ ग्रुप के अंदर, प्लीज उसे फिल कर देना। राइट, अभी तो आपका लेक्चर है, लेक्चर के बाद जब आपके दोनों लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद टाइम निकाल के, इट वोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स। राइट, तो प्लीज सब लोग फीडबैक फॉर्म अपने एंड से फिल कर दीजिएगा। राइट, उसे मिस मत करिएगा। एक फीडबैक फॉर्म ग्रुप में शेयर किया गया है, उसको फिल करके ये सबमिट दैट। राइट, ऑल राइट देन, चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। और चलिए आज की क्लास में हमें क्या देखना है उसको हम देखना चालू करते हैं। आरुषि, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ऑलराइट, चलिए तो ये चीज हमने यहाँ पे की थी। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एपरेटस कॉल्ड एज स्पिग्मोमैनोमीटर। ये हमने देख लिया था, इसके थ्रू आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हो। आप सबने ये मशीन देखी है, कुछ लोगों ने यूज भी की है स्कूल में, सो यू नो ऑल दोस थिंग्स। 120/80 आपका यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। सो अगर आपका नंबर इससे बढ़ता है, सो नाउ लेट्स गो बियॉन्ड दिस। अब यहाँ से हम चीजों को समझते हैं। डिसऑर्डर्स को ध्यान से समझना। अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आती, देन प्लीज इंटरप्ट करके आप यहाँ पे पूछ लो। राइट, सो 120/80 आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर आपका, इफ यू हैव अ क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर, अगर एक पेशेंट को अंदर आपको दिखता है क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको पेशेंट में दिखता है आपको यहाँ पे क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए। अगर आपके सामने एक पेशेंट आता है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर है अराउंड लाइक लेट्स से 140/90, ठीक है, ये है या इससे ज्यादा है, समझो 150/100 या 150/90, कोई भी अगर आपका ये प्रेशर होता है, अगर इस नंबर या इस नंबर से अगर आपका ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, और वो भी रेस्टिंग स्टेट में, मतलब आप बैठे हुए हो, आराम से बैठे हुए हो, कुछ काम नहीं कर रहे, तब भी अगर आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे काफी ज्यादा है, सो दैट मीन्स यू आर सफरिंग विद द हाइपरटेंशन। इसका मतलब द पर्सन इज सफरिंग विद योर हाइपरटेंशन। सो क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर का मतलब यहाँ पे होता है दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद द हाइपरटेंशन। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, सच पर्सन इज सफरिंग विद द हाइपरटेंशन। अब अगर आपको हाइपरटेंशन का केस मिलता है, अगर आपको हाइपरटेंशन का केस मिलता है, देन श्योरली उससे मेडिकेशन आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि आप उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सको, ताकि आप उसके ब्लड प्रेशर को आप नीचे लेके आ सको। ठीक है, तो याद रखना हाइपरटेंशन के केसेस आपको मिल सकते हैं, बिल्कुल ये बहुत कॉमन होते हैं अपने लाइक कंट्री के अंदर, एंड वेरियस रीजन होते हैं ये होने के, बट फिलहाल याद रखना कि हाइपरटेंशन अगर हो तो आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो याद रखना, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो आपके वाइटल ऑर्गन्स लाइक योर हार्ट, किडनी, ब्रेन, इनको डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बात भी याद रखना, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है इवन नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी, तो आपके कुछ वाइटल ऑर्गन्स, आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इनके डैमेज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एक बहुत ज्यादा प्रेशर में अगर ब्लड जा रहा है तो इन ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, और ये किसी भी कंडीशन में लाइक यूजफुल नहीं है आपके लिए, हार्मफुल ही है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि कौन से ऑर्गन में यहाँ पे डैमेज किए जाते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Hypertension, high blood pressure, the pressure exerted by a flow of blood on the elastic wall of the arteries is called as my blood pressure. इसको हम कहते हैं यहाँ पे as a blood pressure. In a normal young person, systolic pressure is my 120 mmHg and diastolic pressure is my 80 mmHg. ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर मेरे यहाँ पे 120 mmHg जितना होगा, और डायस्टोलिक प्रेशर मेरे यहाँ पे रहेगा आपका 80 mmHg जितना। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज 120/80, हम जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, the increase in the blood pressure beyond 140 and 90 mmHg is referred to as a high blood pressure. इसको हम यहाँ पे रेफर करेंगे एज अ हाई ब्लड प्रेशर। और याद रखना, अगर ये कंडीशन होती है देन आपके कौन से वाइटल ऑर्गन आपके यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं, प्लीज सब लोग याद रखेंगे। जो वाइटल ऑर्गन्स जो आपके यहाँ पे होंगे जिनको डैमेज किया जा सकता है बाय द हाई ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू बी योर ब्रेन, हार्ट,
एंड योर किडनी। ये आपके डैमेज हो सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है तो। सो इसलिए मेडिकेशन लेना जरूरी है, राइट? क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। अब मैं एक और, हाँ जी, एक और चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये तो चलो आपने यहाँ पे देख लिया कि ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है। एक और बात आप यहाँ पे याद रखिए कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर काफी लो होता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर काफी लो होता है, सो दैट कंडीशन, अगर किसी का ब्लड प्रेशर काफी लो होता है, सो इफ यू हैव अ लो ब्लड प्रेशर, अगर एक पर्सन के अंदर यू हैव अ लो ब्लड प्रेशर, देन उस कंडीशन के अंदर भी इट इज गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। सो हाइपोटेंशन मतलब आपका, जब आपके बॉडी में आपका होगा लो ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के अंदर ब्लड प्रेशर आपका अराउंड लाइक लेट्स से 100/70, तो ये तो आपका लो ब्लड प्रेशर हो गया काफी। ये होना भी अच्छा नहीं होता। इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपका उतना ब्लड पहुंच नहीं रहा आपके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जितना पहुंचना चाहिए। उतना ब्लड आपके यहाँ पे पहुंच नहीं रहा आपके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जितना पहुंचना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो भी ये मैटर ऑफ कंसर्न है, तो भी ये मैटर ऑफ कंसर्न है। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा, शायद आपके घर के आसपास या कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी किसका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है तो सडनली इंसान कोलैप्स हो जाता है, मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है या चक्कर आके गिर जाता है। कई बार ये भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो याद रखना, ब्लड प्रेशर अगर लो होता है देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज माय हाइपोटेंशन, और ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है। तो इसके लिए भी आपको अटेंशन की जरूरत होती है, मेडिकल अटेंशन की यहाँ पे जरूरत होती है। ठीक है, तो इतनी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है अबाउट द हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे आपके सामने हार्ट आ चुका है और यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे कोरोनरी आर्टरी के बारे में। अब कोरोनरी आर्टरी के बारे में आप ये चीज जानते हो कि ये आर्टरी मेरी वो आर्टरी है जिसका काम होता है ब्लड सप्लाई करना मेरे हार्ट को। तो ये आर्टरी मेरा ब्लड सप्लाई करती है मेरे यहाँ पे हार्ट को। अगर इस आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाता है, अगर इस आर्टरी के अंदर देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर इस आर्टरी के अंदर आपका होता है यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो ये आपके लिए कंसर्न कॉज कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न यहाँ पे कॉज कर सकता है। तो याद रखना, अगर आपको कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर आपको डिपोजिशन मिलता है कोलेस्ट्रॉल का होते हुए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट हो गया, अगर आपका ऐसा जाके लग रहा है, तो आप सिंपली आप एक चीज समझ सकते हो कि आपके यहाँ पे ब्लड सप्लाई आपका कम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट इज डिक्रीज, विल डिक्रीज। सो ब्लड सप्लाई जो आपका यहाँ पे होगा, ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स हार्ट is going to decrease, ये आपके यहाँ पे कम हो जाता है, is going to actually going to decrease। और अगर ऐसा होता है तो सिंपल सी बात है बेटा, आपके हार्ट के टिश्यूज वहां पे डैमेज हो सकते हैं, आपके हार्ट को सेम वहां पे न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं, और उसके वजह से आपको कई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो जनरली जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर अब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है और जब ब्लड सप्लाई हार्ट तक पहुंच नहीं पाता, तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे बोलते हैं एज आर्थेरोस्क्लेरोसिस। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो ये टर्म याद रखना, व्हाट डू मीन बाय आर्थेरोस्क्लेरोसिस। सो आर्थेरोस्क्लेरोसिस में याद रखना, यू विल फाइंड कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर यू विल हैव अ डिपोजिशन ऑफ योर फैट और लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे डिपोजिशन आपके यहाँ पे हो जाता है। और क्योंकि आपको यहाँ पे इनका डिपोजिशन होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, देन दैट इज समथिंग व्हिच विल बी कॉल्ड एज माय आर्थेरोस्क्लेरोसिस। को हम बोलेंगे यहाँ पे एज आर्थेरोस्क्लेरोसिस, राइट? अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि यार ये पेशेंट है, उसे हो रहा है आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ही इज सफरिंग विद आर्थेरोस्क्लेरोसिस, तो समझ जाना कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन यहाँ पे हो चुका है। और अगर ऐसा हो रहा है देन दैट विल इनहिबिट और लाइक रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ब्लड हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ ब्लड का सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिल्कुल इसके वजह से आपके हार्ट डैमेज हो सकता है, क्योंकि हार्ट को न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड एज माय आर्थेरोस्क्लेरोसिस। इसको हम इवन कहते हैं एज अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इवन कहते हैं एज अ CAD, coronary artery disease. So that is also been called as my coronary artery disease, CAD.
तो ये बार में भी आप यहाँ पे आ, दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू शुड बी क्लियर विथ, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इन द टूनिका इंटरना ऑफ कोरोनरी आर्टरी अगर होता है, एज अ रिजल्ट द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी डिक्रीजेस। इससे क्या होता है, आपका जो बीच का जो ल्यूमेन होता है, स्पेस जो होता है वो काफी स्मॉल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, इन एक्सट्रीम कंडीशन प्लेग में ब्लॉक द कंप्लीट आर्टरी। कई बार क्या होता है कि वो जो ब्लॉकेज होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा, नोटिस तो नहीं किया होगा लेकिन आप समझ सकते हो कि आपका ये जो ब्लॉकेज होगा इतना ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा दैट यू डोंट फाइंड कि आपका ब्लड सप्लाई अब यहाँ पे हो पाएगा, यू डोंट फाइंड योर ब्लड सप्लाई हैपनिंग ओवर हियर। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है देन श्योरली व्हाट विल हैपन कि आपका लाइक यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी, राइट, यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। आपने सुना होगा एक होता है आपका बाईपास करा दिया जाता है, ये टर्म शायद आपने सुना होगा, और एक होता है आपका एंजियोप्लास्टी, एक होता है आपका एंजियोप्लास्टी, जहां पे आपकी आर्टरी को ही चेंज किया जाता है, वहां पे निकाल के रिप्लेस ही किया जाता है, उस आर्टरी को निकाल देते हो आप जो बहुत जिसमें ब्लॉकेज है और नई आर्टरी आप लगाते हो, ठीक है। सो ऐसे कंडीशंस के अंदर आपको ये सब करना पड़ सकता है ताकि आपका फ्लो हम वापस चालू करा सके हार्ट की तरफ। याद रखना, अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है देन इट कैन लीड टू अ हार्ट अटैक फ्यूचर में, इस वजह से आपका हार्ट अटैक यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, इतनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे याद रखते हो देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या इतनी इन्फॉर्मेशन आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस इन्फॉर्मेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. फिर से समझा दोगे? देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आर्थरोस्क्लेरोसिस में आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी होती है, द कोरोनरी आर्टरी यू हैव, यहाँ पे इसके अंदर आपको होता है डिपोजिशन ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन आपके यहाँ पे हो जाएगा। उससे क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है आपके हार्ट की तरफ वो आपके यहाँ पे काफी रिड्यूस हो जाता है। तो जो ब्लड सप्लाई आपका यहाँ पे होगा हार्ट की तरफ, ये आपके यहाँ पे काफी डिक्रीज हो जाएगा, इट इज गोइंग टू डिक्रीज रैपिडली। और एक बार ये आपका काफी डिक्रीज आपका यहाँ पे हो गया तो उससे क्या हो सकता है, फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। देखो एक चीज यहाँ पे समझो कि अगर कोलेस्ट्रॉल बीच में लग रहा है तो हार्ट को जितना सप्लाई मिलना चाहिए था ब्लड का, न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का, उतना उसे मिल नहीं पाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके हार्ट को अगर न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे तो हार्ट की टिश्यूज वहां पे आपके डैमेज हो सकते हैं, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज आर्थरोस्क्लेरोसिस। इसको हम इवन कह सकते हैं एज इसको हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, उस कैटेगरी का यहाँ पे नाम होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस कैन लीड टू अ हार्ट अटैक, इसके वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर ये कई बार तो क्या होता है कि पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, ये जैसे मैं आपको यहाँ दिस इज अ कंप्लीट ब्लॉकेज, इट इज अ कंप्लीट ब्लॉकेज। अगर कंप्लीट ब्लॉकेज होता है सो इन दैट केस आपको कुछ तो करना पड़ेगा, यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। ऐसी कंडीशन में आप ऐसे ऐसे पेशेंट को छोड़ नहीं सकते। अगर ऐसी कंडीशन होती है देन यू हैव टू गो फॉर अ बाईपास सर्जरी और यू हैव टू गो फॉर एंजियोप्लास्टी, लाइक यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी जनरली, ठीक है, ताकि आपसे क्लियर कर सको। तो ये बात आपको याद रखनी है अबाउट द आर्थरोस्क्लेरोसिस। क्या आर्थरोस्क्लेरोसिस अब आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. ऑलराइट। Yes. बाय द वे क्या आज आपको स्कूल में सबको छुट्टी होगी ना? Yes, Yes, sir. ऑलराइट, Yes, sir. कई सारे बच्चे छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं बेबी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूँ इसमें होता क्या है। सो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, दैट अज्यूम करते कि मेरे यहाँ पे ब्लड वेसल है, राइट। अब नॉर्मली जो आपकी ब्लड वेसल आपकी होती है, सो ये है मेरी यहाँ पे ब्लड वेसल, ये है मेरी यहाँ पे ब्लड वेसल, राइट। और ब्लड वेसल में से आपका ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, सो यू फाइंड कि ब्लड वेसल में से मेरे यहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा। सो ब्लड वेसल में से मेरे यहाँ पे हमेशा ब्लड फ्लो करता रहता है। अब जनरली जो आपकी ब्लड वेसल होती है ना बेटा, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी जो ब्लड वेसल होती है इट विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ बाय इलास्टिसिटी। आपके ब्लड वेसल के अंदर थोड़ी बहुत आपको इलास्टिसिटी मिल जाती है। इसका पता फायदा क्या होता है कि अगर आपका ब्लड का फ्लो बढ़ गया, अगर आपके ब्लड वेसल के फ्लो का बढ़ गया, अगर आपका ब्लड फ्लो आपका बढ़ गया तो थोड़ी स्ट्रेच की जा सकती है। आपके ब्लड वेसल को आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, आप उसका साइज वहां पे इंक्रीज कर सकते हो। तो याद रखना, एक नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर आपको इलास्टिसिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है,
जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। इसकी वजह से आपका ब्लड वेसल का जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट। याद रखना आपकी ब्लड वेसल काफी इलास्टिसिटी शो करती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो आप इंक्रीज कर सकते हो जब ब्लड फ्लो अंदर बढ़ेगा। तो क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल, ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। अब समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। अब अज्यूम करो कि आपकी एक ब्लड वेसल है, आपके सामने एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट की ब्लड वेसल के अंदर आपको कुछ यहाँ पे दिख जाता है। तो इस पेशेंट के ब्लड वेसल में आपको क्या मिल रहा है? यू हैव अ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वो तो आपका लगा हुआ है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल तो आपके यहाँ पे लगा हुआ है। सो इस ब्लड वेसल में आपको यहाँ पे दिख रहा है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ कोलेस्ट्रॉल, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ साथ देयर इज ऑल्सो डिपोजिशन ऑफ योर कैल्शियम आयंस। उसके साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम आयंस भी आपके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, कैल्शियम आयंस भी यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो रहा है आपका यहाँ पे, राइट। सो आपका यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम भी प्रेसिपिटेट आपका यहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, अरे कोलेस्ट्रॉल भी आपके यहाँ पे लग रहा है, एंड अलॉन्ग विद कोलेस्ट्रॉल यू ऑल्सो हैव कैल्शियम आयंस आर ऑल्सो गेटिंग एक्यूमुलेटेड हो, यहाँ पे कैल्शियम आयन भी आपके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अगर कैल्शियम आयन भी यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे, तो होता क्या इससे? सो बेसिकली अब आपकी जो ब्लड वेसल है ना, इट विल बिकम हार्ड एंड रिजिड। आपकी जो ब्लड वेसल यहाँ पे क्या होगी, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जब आपके यहाँ पे इकट्ठा होकर चिपक जाता है ना आपके ब्लड वेसल को, तो उससे क्या होगा, यू विल फाइंड द ब्लड वेसल विल बिकम हार्ड एंड रिजिड। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी ब्लड वेसल यहाँ पे हो जाएगी, दैट विल बिकम, दिस विल बिकम हार्ड एंड रिजिड। अब अगर मेरी ब्लड वेसल यहाँ पे हार्ड और रिजिड हो गई, मतलब इसके अंदर अब मुझे इलास्टिसिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो नाउ द ब्लड वेसल हैज नो इलास्टिसिटी। अब मेरी ब्लड वेसल के अंदर कोई भी इलास्टिसिटी यहाँ पे मुझे मिलेगी देखने के लिए नहीं। सो देयर इज गोइंग टू बी नो इलास्टिसिटी इन द ब्लड वेसल। कोई भी अब यहाँ पे इलास्टिसिटी मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी नहीं। अब इससे यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा, अगर यहाँ पे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अगर यहाँ पे मेरा ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ने लगेगा, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि मेरी ब्लड वेसल ब्रेक हो जाए। याद रखना यहाँ पे होता क्या, आपकी ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी जा चुकी है, ये हार्ड हो चुकी है, रिजिड हो चुकी है, ये एक कांच की तरह हो चुकी है। कांच कैसा होता है? ब्रिटल होता है। कांच आप जानते हो ना, कांच कैसा होता है? कांच इज गोइंग टू बी ब्रिटल। सो ये भी आपकी काफी हद तक आपकी ब्रिटल हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा तो आपकी ब्लड वेसल ब्रेक हो सकती है, राइट। आपकी टूट सकती है, रप्चर हो सकती है। और अगर मेरी ब्लड प्रेशर रप्चर होती है, ब्रेक होती है, तो ब्लड आपका बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा ब्लड यहाँ से बाहर? Yes, sir. राइट, ये ब्लड आपके यहाँ से बाहर निकलेगा। और आप जानते हो कि जैसे ही आपका ब्लड बाहर निकलता है वो क्लॉट हो जाता है। जैसे ही ब्लड वेसल में से ब्लड बाहर निकलेगा वो आपका क्लॉट हो जाएगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये आपका क्लॉट हुआ हुआ ब्लड आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आधा क्लॉट है, आधा बाहर निकला हुआ है, सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो ये चीजें आपकी होने लगती है इसके अंदर। तो याद रखना, अगर आपके ब्लड वेसल में यू हैव अ कोलेस्ट्रॉल प्लस कैल्शियम प्रेसिपिटेट अगर वहां पे होता है, तो आपकी ब्लड वेसल हार्ड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, और इसके अंदर आपको कोई इलास्टिसिटी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो आपकी ब्लड वेसल के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपकी ब्लड वेसल ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही ब्रेक हुई उसमें से ब्लड निकलेगा, क्लॉट होगा, और वो और आपको वहां पे इश्यू क्रिएट करेगा। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। तो ये चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ आर्टरियोस्क्लेरोसिस। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज, राइट। अब ये कैसा हुआ है यहाँ पे, अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल देयर इज अ प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। कोलेस्ट्रॉल तो था, उसके साथ आपका यहाँ पे कैल्शियम जाके लग गया, कैल्शियम सॉल्ट जाके आपको वहां पे लग गया। दिस कैल्सिफिकेशन मेक्स द आर्टरी स्टिफ एंड रिजिड। हार्ड या रिजिड या स्टिफ रिजिड आप जो भी आप इसे बोल सकते हो। दिस विल लीड टू द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, दिस आर्टरी कैन रप्चर। याद रखना, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा आपका आर्टरी के अंदर, मेरी आर्टरी यहाँ पे रप्चर कर सकती है, राइट। और अगर वो रप्चर कर गई तो आपका ब्लड वहां से यूज आउट करके बाहर आएगा, एंड दैट इज नॉट समथिंग जो आप चाहते हो बॉडी के अंदर होता हुआ। यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, समझो इस बात को, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और वो आपको बड़ा कंसर्न बन सकता है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे रखना। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे सब लोग यहाँ पे, दैट इज माय आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस में याद रखना, राइट, क्या हो रहा था, एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम सॉल्ट आपको यहाँ पे आके लग रहा है, और इसके वजह से आपकी हार्डनिंग यहाँ पे हो रही है, दैट शुड बी क्लियर टू। और ये कहीं कोई भी आर्टरी में हो सकता है, आपके कोई भी आर्टरी के अंदर ये हो सकता है, और ये इसलिए इट इज अ कंसर्न, ये एक आपके लिए बड़ा कंसर्न आपके यहाँ पे हो सकता है। नाउ यू हैव अ एंजिना पेक्टोरसिस। अब हमारा अगली जो कंडीशन यहाँ पे आती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे शॉर्ट में उसे इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ एंजिना, उसे हम इवन कहते हैं एज अ एंजिना, शॉर्ट में उसे हम बोलते हैं एज अ एंजिना। अब मैं आपको इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर आपके पास एक पेशेंट आया, अगर आपके पास है, आपका पेशेंट आता है, आपके पास एक केस आता है, और केस आपको क्या कहता है, केस आपको आके कह रहा है यहाँ पे कि मुझे ओकेजनल चेस्ट पेन होता है, मुझे ओकेजनली चेस्ट पेन होता है। सो यह वो ओकेजनल, या वो ओकेजनल चेस्ट पेन। अगर आपका ओकेजनल चेस्ट पेन अगर आपको हो रहा है एक इंडिविजुअल को, अगर एक इंडिविजुअल को ओकेजनली चेस्ट पेन होता है, तो वो हार्ट अटैक नहीं है, पहली चीज है, इट इज नॉट अ हार्ट अटैक, राइट, इट इज अ केस ऑफ माई एंजिना पेक्टोरसिस। तो अगर किसी को ओकेजनली सीने में दर्द हो रहा होता है, राइट, तो वो हार्ट अटैक नहीं है, इट इज अ केस ऑफ माई एंजिना पेक्टोरसिस। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे ही आपको दिखता है कि आपका पेशेंट आपको कह रहा है कि मुझे ओकेजनली चेस्ट पेन होता है, तो आप एक चीज यहाँ पे बोल सकते हो दैट यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई हार्ट को कम हो रहा है, राइट। और मैं प्रिसाइसली बोलूं तो ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट डिक्रीजेस। आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई आपका हार्ट की तरफ हो रहा था वो आपका डिक्रीज हो चुका है, और इसलिए आपको ओकेजनल चेस्ट पेन हो रहा है, और इसको ही हम कहते हैं यहाँ पे एंजिना पेक्टोरसिस। तो ये ट्रेट याद रखना, ये ट्रेट आपकी मदद करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम के अंदर, कि अगर आपके सामने लिखा हो कि एक पेशेंट है और उसका सिम्टम्स क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट के अंदर कम हो चुका है, या ऑक्सीजन सप्लाई इन द हार्ट हैज डिक्रीज, देन कौन सी बीमारी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है दैट इज कॉल्ड एज माय एंजिना पेक्टोरसिस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ऑक्सीजन सप्लाई मेरा वहां पे क्यों कम हुआ होगा। सो ऑक्सीजन सप्लाई मेरा वहां पे कम इसलिए हुआ है बिकॉज वहां पे कोई ना कोई आपका डिपोजिशन हुआ होगा, ठीक है। तो याद रखना ये जो ऑक्सीजन सप्लाई आपका हार्ट की तरफ हो रहा है कम, दैट कैन बी मेनली बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू द कोरोनरी आर्टरी। तो अगर आपको ऐसा होते हुए अगर आपको मिल जाता है देन दैट इज माय एंजिना पेक्टोरसिस, और ये कंडीशन के अंदर आपको ये वाला ट्रेट यहाँ पे याद रखना है। तो आपको जब भी आपके सामने एंजिना टर्म आएगा, दो चीजें रखना, पहली चीज यहाँ पे होता है ओकेजनल चेस्ट पेन, राइट, विच इज नॉट अ हार्ट अटैक, लेकिन यहाँ पे आपका ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट हैज डिक्रीज्ड, और इसकी वजह से आपको ओकेजनल चेस्ट पेन आपका यहाँ पे हो रहा है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एंजिना पेक्टोरसिस। तो एंजिना पेक्टोरसिस हार्ट अटैक नहीं है, बट फ्यूचर में यह हार्ट अटैक बन सकता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है ना, सी अगर आपके हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो चुका है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, देन पॉसिबली वहां पे आपका कोरोनरी आर्टरी के अंदर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, अगर वो लगा हुआ है तो हो सकता है फ्यूचर में हार्ट अटैक आ सकता है। सो दैट इज अ गुड इंडिकेटर, अगर जो एंजिना पेक्टोरसिस है देन उसे हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ताकि हम बता सके कि यार अभी ये तो हार्ट अटैक नहीं है, बट फ्यूचर में चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि शायद आपके आर्टरी में ब्लॉकेज हो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज माय angina pectoris. So enough oxygen does not reach to the heart muscles and occasional chest pain is observed. Occasionally chest pain होते हुए आपको हमें मिल जाएगा, and that is called as my angina pectoris. क्या ये वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी अगर इसमें दिक्कत आ रही हो, मसला हो, या कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो, देन प्लीज बता दीजिएगा अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो, राइट। कई बार ऐसा मत करना कि सब चीजें मिक्स हो रही है, अगर लग रहा है ना कि कुछ मिक्स हो रहा है तो बोलो कि सर ये तो मिक्स हो रहा है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। सो दैट इज माय एंजिना पेक्टोरसिस। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे पे स्ट्रोक की। लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द स्ट्रोक। स्ट्रोक भी काफी सीवियर कंडीशन होती है, ये भी एक बड़ा ही स्ट्रोक में क्या होता है ना, यहाँ पे भी आपका एक चीज कॉमन रहेगी, यहाँ पे आपका आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो रहा है। सो अज्यूम दैट यू हैव अ आर्टरी, यू हैव अ ब्लड वेसल,
और ये जो मेरी ब्लड वेसल है मेरी यहाँ पे, ये जा रही है ब्रेन तक जा रही है। ये मेरी ब्लड वेसल जो मेरे यहाँ पे जा रही है, ये मेरी ब्रेन तक जा रही है, और इसके अंदर भी मुझे यहाँ पे ब्लॉकेज मिल रहा है, राइट। सो हैव कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे मेरा डिपॉजिट हो चुका है यहाँ पे, और याद रखना है जो मेरी आर्टरी थी, दिस आर्टरी इज गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन, दिस इज द आर्टरी गोइंग टुवर्ड्स, ये जा रही है आपकी टुवर्ड्स ब्रेन। अब यहाँ पे कंसर्न ये आ रहा है कि अगर मेरी आर्टरी के अंदर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लग चुका है, तो सिंपल सी बात है, मेरा ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ यहाँ पे कम हो जाएगा। ब्लड सप्लाई जो मेरा होता है ब्रेन के साइड जितना होना चाहिए था उतना मेरा कम हो जाएगा, राइट। याद रखना ये मेरी ब्लड वेसल जा रही थी ब्रेन की तरफ, और उसके अंदर अब कोलेस्ट्रॉल लग चुका है। अगर ऐसा होता है तो आपको स्ट्रोक का अटैक आ सकता है, राइट। अगर किसी को स्ट्रोक का अटैक आता है तो जनरली क्या होता है, सो होता क्या है कि जब किसी को स्ट्रोक का अटैक आता है, और वो क्यों आता है, बिकॉज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन हैज गॉट रिड्यूस्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन हैज गॉट रिड्यूस्ड। योर ब्लड सप्लाई towards brain has reduced। अब जैसे आपका ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन के अंदर आपके यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, तो उसके वजह से आपको स्ट्रोक का अटैक आ सकता है। अब जनरली किसको स्ट्रोक का अटैक आता है ना, तो देखा ये गया है दैट सर्टन पार्ट ऑफ ब्रेन गेट्स डैमेज। जब स्ट्रोक का अटैक आता है तो उसमें होता क्या है, सर्टन पार्ट ऑफ ब्रेन गेट्स डैमेज, सर्टन part of brain gets damaged, ब्रेन का कुछ हिस्सा आपका यहाँ पे डैमेज हो सकता है, राइट। अगर आपका ब्रेन का कुछ हिस्सा यहाँ अगर आपका यहाँ पे डैमेज हो रहा है, तो इसमें पता है दिक्कत क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, पर्सन को हो सकता है पैरालिसिस। ये कई बार देखने के लिए मिलता है कि समझो आपका ब्रेन का कुछ वाला पार्ट आपका डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रोक का अटैक आया आपको। अटैक आया मतलब आपका ब्रेन का एक सडन पार्ट आपका काम नहीं कर रहा, राइट। तो होता क्या है, सडनली पर्सन कोलैप्स करेगा, नीचे गिर जाएगा। जब वो कॉन्शियस होगा तो पता चलेगा कि उसका कुछ पार्ट बॉडी का काम नहीं कर रहा। तो पैरालिसिस इसमें देखने के लिए काफी हद तक आपको मिल जाएगा। सो अगर किसी को स्ट्रोक का अटैक आता है, सो पैरालिसिस इज समथिंग विच इज क्वाइट कॉमन इन द पेशेंट्स। याद रखना, पैरालिसिस आपका यहाँ पे एक काफी कॉमनली देखने के मिलता है लोगों के अंदर होते हैं स्ट्रोक के अटैक के बाद। शायद आपने सुना होगा ये चीज कि कई बार लोगों को स्ट्रोक का अटैक आता है, उसके बाद उनकी हाफ साइड बॉडी की काम नहीं कर रही होती, मतलब लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर उनका काम नहीं कर रहा होता, राइट। उनका हाफ फेस जो होता है वो बिल्कुल एकदम इमोबाइल हो जाता है, वो बात नहीं कर सकते, उससे बस एक ही साइड चल रहा होता है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका अफेक्ट हुआ है यहाँ पे। So again that can potentially happen. So ये इसका भी एक रीजन यही देखा गया है that आपका डाइट अगर आपका सही नहीं है, स्मोकिंग देखा गया है one of the reason over here as well. Smoking, diet, alcohol consumption, all those things can lead to a certain kind of events like my stroke. तो ये बात रखना। तो यहाँ पे भी आपका आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है, बट ये आर्टरी मेरी जा रही थी ब्रेन की तरफ, एंड दैट इज वाई ये मेरे लिए एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे ब्रेन आपके यहाँ पे डैमेज होगा, सर्टन पार्ट ऑफ ब्रेन विल गेट अफेक्टेड ओवर हियर, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सो यहाँ पे पिक्चर थोड़ी छोटी है, बट हाँ ब्रेन की तरफ जाने लिए मेरी क्या आर्टरी है, वहां पे आपका ब्लॉकेज यहाँ पे हो चुका है। आउटकम इसका यही होगा, यू कैन गेट अ स्ट्रोक अटैक, एंड अगर ऐसा होता है देन कॉन्सिक्वेंसेज उसके काफी खराब होते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अ स्ट्रोक कुड अकर व्हेन अ ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ ब्रेन इज इंटरप्टेड और रिड्यूस्ड, प्रिवेंटिंग द ब्रेन टिश्यू गेटिंग ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स। तो बिल्कुल अगर आपका ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन तक पहुंच नहीं रहा तो आपका ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई आपको वहां पे कम हो जाएगा, एंड दैट कैन गिव यू अ स्ट्रोक अटैक। याद रखना ये आपका अगेन एक सीवियर कंडीशन आपके यहाँ पे होती है, दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रोक का अटैक, ठीक है। तो एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ then you have the cardiac arrest, after that you will be having something like a cardiac arrest। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, ये मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जब आप बात करते हो कार्डियक अरेस्ट की, राइट, अभी मैं इसको एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ थोड़ा सा। इमेजिन करो कि एक आदमी है, वो मूवी टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ा है, ठीक है। इमेजिन करो एक आदमी आपका वहां पे, और वो मूवी टिकट खरीदने के लिए आपका लाइन में खड़ा है। सो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज अ
कार्डियक अरेस्ट, राइट। अच्छा खासा वो लाइन के अंदर खड़ा है, एकदम नॉर्मल खड़ा है वो, और सडनली क्या होता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नॉर्मल पेशेंट की आपकी हार्ट बीट कितनी रहती है? अगर आप नॉर्मली खड़े हो, अगर आप कुछ भागम दौड़ी नहीं कर रहे हैं, तो आपका हार्ट बीट कितना रहेगा? योर हार्ट बीट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 72 बीट्स पर मिनट, राइट। रफली आपका इतना रहता है आपका, इट हैव 72 बीट्स पर मिनट आपका रहता है आपका हार्ट बीट। अगर आपको कार्डियक अरेस्ट आता है ना जब, तो टाइम में सबसे पहले आपका क्या होगा, दैट यू विल फाइंड your heartbeat is going to go very high. So there's going to be a rise in the heartbeat. There's going to be a rise in heartbeat. मतलब आप सोचो, आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ वहां पे खड़े हो और तब भी आपका हार्ट बीट आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और वो कितना इंक्रीज हो जाता है? इट कैन गो अराउंड लाइक 140 बीट्स पर मिनट, 140 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट आपके यहाँ पे इंक्रीज हो गई। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, सडनली यू विल हैव अ रैपिड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, you will have a rapid ventricular contraction, you will have a rapid ventricular contraction। जो आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका होता था 1 मिनट में 72 टाइम्स, वो आपका यहाँ पे अब हो रहा है आपका 140 टाइम्स पर मिनट। अब होता क्या है ना कि आदमी वहां पे खड़ा है अपना टिकट पे, लाइन में खड़ा है अपना टिकट लेने के लिए, उसका हार्ट बीट बढ़ेगा एंड द हार्ट बीट विल रिमेन हाई फॉर कपल ऑफ मिनट्स, 2-3 मिनट के लिए हार्ट बीट हाई रहेगा एंड देन द हार्ट विल स्टॉप वर्किंग एंड द पर्सन विल कोलैप्स। तो इसमें टाइम ही नहीं मिलता, मतलब इसमें आपको सिम्टम्स दिखते ही नहीं, यू डोंट इवन गेट टू रियलाइज कि यार इसको कुछ हो रहा है। मतलब वो पर्सन वहां पे खड़ा है, सडनली आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट के लिए हार्ट बीट आपका हाई जाता है, राइट, एंड देन सडनली द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। एकदम से फिर क्या होगा, योर हार्ट विल स्टॉप वर्किंग and suddenly you will find the heart stops working। अब जैसे ही आपका हार्ट स्टॉप करता है वर्क करना, तो पर्सन विल कोलैप्स, राइट, एंड दिस इज व्हेन यू विल फाइंड द इंडिविजुअल विल सडनली विल बी ऑन द ग्राउंड एंड दिस विल लीड टू इंडिविजुअल विल कोलैप्स। सडनली you'll find the individual will collapse। अब जैसे आपका इंडिविजुअल यहाँ पे कोलैप्स करता है, जैसे वो आपका जमीन पे गिरता है, सो दैट्स इट, आपका हार्ट बंद हो चुका है, ओके, एंड दैट इज अ कार्डियक अरेस्ट। इट इज अ मच मोर सीवियर कंडीशन देन अ हार्ट अटैक एक्चुअली। हार्ट अटैक में तब भी आपको कई बार लाइक आपको प्री सिम्टम्स आपको दिखते हैं हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक में तब भी पता है क्या होगा, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो ना, तो यू कैन सी कि उसको बैक पेन हो रहा होता है, राइट, ब्रीदिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही होती है, ओके, कैन हैव अ लेफ्ट आर्म में उसको काफी पेन हो रहा होता है। सो कुछ आपको वहाँ पे सिम्टम्स दिख रहे होते हैं हार्ट अटैक आने के, पसीने छूट रहे होते हैं बिना कोई रीजन के, सो दैट्स अ हार्ट अटैक, दैट्स अ जनरल सिम्टम ऑफ द हार्ट अटैक। बट कार्डियक अरेस्ट में आपको ज्यादा कोई विंडो मिलता ही नहीं है कुछ ज्यादा करने का। सो पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर देयर, विद इन अ कपल ऑफ मिनट ही विल बी ऑन द ग्राउंड एंड देन यू नीड अ मेडिकल अटेंशन। एंड जनरली कार्डियक अरेस्ट से लोगों को रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली हार्ट अटैक से, अगर मैं कंपेयर करूं तो काफी मुश्किल होता है, बट या दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। एंड अभी भी काफी हद तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि क्या रीजन होता है आपके कार्डियक अरेस्ट का। आपका हार्ट नॉर्मली काम कर रहा था, सडनली इट हैज अंडरगॉन रैपिड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देन इट विल स्टॉप वर्किंग। सो अगेन इट्स नॉट वेरी, बहुत ही क्लैरिटी भी नहीं है इस चीज को लेके कि यार क्या वो रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से किसी को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। हाँ, कुछ एजम्पशंस हैं जो काफी हद तक सही भी लगते हैं, बट नॉट वेरी क्लैरिटी इज देयर ऑन व्हाई दिस हैपेंड सडनली। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये हार्ट अटैक से अलग है। हार्ट अटैक में यू गेट टू सी कि हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट में लाइक ज्यादा स्कोप नहीं मिलता टाइम का एंड द पर्सन विल बी ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो क्या ये कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, ये सब याद, ये स्टोरी बताए चलो ताकि आपको वो चीज याद रहे। तो याद रखना, यहाँ पे आपका नॉर्मल हार्ट बीट से एकदम हाई आपका हार्ट बीट जाएगा, यू विल हैव अ रैपिड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देन सडनली द हार्ट विल स्टॉप वर्किंग and the person will collapse. That is going to be a cardiac arrest. देखिए आगे हो यहाँ पे, cardiac arrest is the abrupt loss of heart function in a person who may or may not have been diagnosed with a heart disease। वही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शायद उसका कोई हिस्ट्री होगा भी नहीं हार्ट डिजीज का, एंड सडनली दिस हैपेंस। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन इन अ पर्सन who may or may not have been diagnosed with any kind of heart disease। पता ही नहीं होता कि एकदम से कैसे आगे चला गया। So this is what actually happens in a cardiac arrest, right?
अब आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ, अब मैं आपके यहाँ सवाल पूछूंगा, आप मुझे ध्यान से बताना इसका आंसर। मुझे आप लोग बताओ, अगर आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है और वो आपको क्या क्या कहता है कि उसे ओकेजनल चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसे कौन सी बीमारी है आप बता दो। एंजिना पेक्टोरिस। डायरेक्टली सब लोग बोल सकते हो, हैंड रेज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है। मुझे बताओ, अगर किसी को एंजिना पेक्टोरिस है तो क्या उसे फ्यूचर में हार्ट अटैक आ सकता है? Yes, sir. Yes, sir. आपके यस बोलने का कारण क्या है? बिकॉज उसके जो मतलब उसमें हार्ट में ऑक्सीजन हार्ट में डिक्रीज हो जाती है। हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई आपके यहाँ पे कम हो चुका है एंड देयर माइट बी अ पॉसिबल ब्लॉकेज ओवर देयर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, राइट। मुझे बताइए, अगर आपके सामने एक केस आपके सामने आता है जहां पे आपको दिख रहा है कि उसके आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल तो लगा ही हुआ है, उसके साथ साथ कैल्शियम का भी वहां पे डिपोजिशन आपको वहां पे मिल जाए आर्टरी के अंदर, अगर आपको केस मिलता है तो इस केस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, राइट। मुझे बताइए, अब ये हैंड रेस्ट क्या बताना मुझे कि अगर आपको ऐसा केस मिलता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस का, जहाँ पे कैल्शियम भी लगा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी लगा हुआ है आर्टरी के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में ब्लड वेसल में क्या क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द थिंग्स वी कैन बी फाइंड हैपनिंग इन द ब्लड वेसल? बताइए साक्षी, क्या हो सकता है ब्लड वेसल के अंदर इसके वजह से? ब्लड वेसल हार्ड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी और इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। और इससे क्या दिक्कत आ सकती है? ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। ठीक है, आरुषि आप बताइए, और क्या दिक्कत आ सकती है? हार्ड हो गई, रीज हो गई, इलास्टिसिटी मेरी चली गई, तो आरुषि क्या दिक्कत आएगी मेरी अब यहाँ पे? ब्लड वेसल ब्रेक हो सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है? ब्लड वेसल क्यों ब्रेक हो सकती है? सर क्योंकि वो उसको मतलब ऑक्सीजन और ब्लड की वो पूरी सप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऑलराइट। मोनिका आप बताइए, ब्लड वेसल मेरे यहाँ पे क्यों ब्रेक हो जाएगी? सर बिकॉज जब मतलब जब ब्लड होगा ना, वो जब ब्लड वेसल से जाने लगेगा तो उसको मतलब जाने के लिए स्पेस तो मिलेगा नहीं, उसकी वजह से वो रप्चर हो सकती है, तो फिर रप्चर हो जाएगी तो वो क्लॉट भी बन सकते हैं एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम ठीक है, आएगी। तो याद रखना है, जो रप्चर होने का जो सीन हो रहा है ना यहाँ पे ब्लड वेसल रप्चर का, उसका एक रीजन ये कि वो मेरी ब्लड वेसल हार्ड हो गई है। पहले इलास्टिसिटी थी वहां पे, वो हार्ड हो गई है, तो अगर हार्ड हो गई जाती है तो ब्रिटल हो जाती है, तो अगर थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ा दे कैन रप्चर एंड वो एक वहां पे क्लॉट भी आपका वहां पे क्रिएट होगा, जो कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता, वो हार्मफुल ही होता है। सो यस, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर, राइट। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर एक आपको केस मिलता है, बाथरूम में आदमी गिरा हुआ आपको मिलता है, ठीक है, नहा रहा था, गिरा हुआ आपको मिला वहां पे, आप उसे लेके जाते हो हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से उठने के बाद जब वो कॉन्शियस होता है तो आपको पता चलता है कि उसका एक हाथ और एक पैर उसका काम नहीं कर रहा, तो आप बताइए उसे क्या हुआ होगा? राइट, उसको वहां पे स्ट्रोक आया होगा, बिल्कुल सी बात है, स्ट्रोक का टाइम वहां पे आया होगा, इसलिए उसको पैरालिसिस वहां पे होता है, राइट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे हार्ट अटैक की। सो हार्ट अटैक बड़ा ही सिंपल है। पहले था कि हम मेडिकल टर्म से हार्ट अटैक को हम बोलते हैं यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, सो दैट इज द टर्म फॉर माय हार्ट अटैक। तो कई बार आपके सामने हार्ट अटैक टर्म नहीं आएगा, वो आएगा मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, आपके सामने ये टर्म आएगा। तो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन जब आपके सामने ये टर्म आएगा तो समझ जाना दे आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट अटैक। ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द हार्ट, दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट अटैक ओवर हियर। तो ये चीज आप यहाँ पे रखना। अब हार्ट अटैक में बेसिकली आपके यहाँ पे होता क्या, अगर हम सिंपल तरीके से इसे समझें, सो इन दिस इट इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियर कट याद रखना, हार्ट मसल्स आर गेटिंग डैमेज, ये टर्म दिमाग में फिट कर लो, हार्ट मसल्स आर गेटिंग डैमेज्ड। अब ये बात भी याद रखना कि आपकी हार्ट मसल्स यहाँ पे डैमेज इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपका ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ इनफ जा नहीं रहा था, राइट। तो जो कोरोनरी आर्टरी की डिजीज थी ना, जो आपके आर्थरोस्क्लेरोसिस था, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इतना लग रहा था कोरोनरी आर्टरी के अंदर, उन सबके जैसे आपको ये हो सकता है कि आपकी हार्ट मसल यहाँ पे डैमेज हो गई है। क्यों डैमेज हुई है? क्योंकि उन्हें नहीं मिल रहा न्यूट्रिशन, उन्हें मिलना चाहिए था ऑक्सीजन, उन्हें मिलना चाहिए था न्यूट्रिशन, वो उन्हें यहाँ पे मिल नहीं रहा, एंड दैट इज व्हाई द हार्ट मसल्स विल गेट डैमेज। अगर ऐसा होता है then the person can have a issue of a heart attack, then वहां पे आपको हार्ट अटैक का कंसर्न यहाँ पे आ सकता है। याद रखना, that is the only thing you have to know about the heart attack। यहाँ पे आपका हार्ट मसल्स will get suddenly damaged by inadequate blood supply, और उसको हम कहते हैं यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन,
मैंने आपको एक बार फिर बोला, हार्ट अटैक आप देख सकते हो, मतलब पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, बैक में पेन हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं, that is a clear cut indication of getting a heart attack, right? You can take that person to the hospital immediately and you can start the treatment, right? So इसमें थोड़ा सा टाइम मिलता है कुछ करने का compared to my cardiac arrest, ठीक है? तो ये बात आप यहाँ पे रखना, the heart muscle are getting damaged over because of a lack of blood supply. That is going to be the heart attack. So that is something we have done. तो ये आपके बेटा यहाँ पे आपके कुछ डिसऑर्डर्स है और इतने डिसऑर्डर्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. These are the few disorders which you all should be very much clear with. अब फटाफट हमारे यहाँ पे हम PYQ सॉल्व करते हैं. Let's get back to PYQ now, right? So अभी आप करेंगे यहाँ पे हैंड रेज ताकि हमें फटाफट यहाँ पे आंसर मिले और हम लोग आगे बढ़ सके. Which of the following animals have two separate circulatory pathway? बेसिकली पूछा यहाँ पे गया है कि कौन सा एनिमल के अंदर आपको डबल सर्कुलेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपके यहाँ पे, ये आपसे पूछा गया है. सो बताइए मुझे हैंड रेज करके इनमें से कौन सा एनिमल के अंदर आपको डबल सर्कुलेशन देखने के लिए आपको मिल सकता है. इतना क्यों आप लोग एकदम शांत हो गए, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी है. डबल सर्कुलेशन आपको किसमें मिलता है? मैमल से मिलता है, बर्ड्स में मिलता है. आपको हेल्प कर दी मैंने, इससे ज्यादा हेल्प क्या करूं, राइट? अब तो बता सकते हो आप मुझे. मैमल्स विल हैव द डबल सर्कुलेशन. देखो डबल सर्कुलेशन आपको उसमें मिलेगा जिसके अंदर आपके 4 चेम्बर हार्ड होंगे. 4 चेम्बर हार्ड आपके किसके अंदर होते हैं? मैमल्स और बर्ड्स के अंदर, शार्क. राइट? दे विल हैव 4 चेम्बर हार्ड. शार्क. अरे बाबा कैसे चलेगा ऐसे? व्हेल. व्हेल. आंसर आपका यहाँ पे वेल ही आएगा. वेल आपका क्या होता है? फिश होता है या एम्फीबियन होता है? एम्फीबियन. बोल रहे हो आप लोग, क्या ही बोल रहे हो आप लोग? फैकल्टी भी ऑप्शन दे रहा है. वेल मैमल होता है बेटा, वेल मैमल होता है. वेल इज अ मराइन मैमल. मैमल है बाबा, वेल मैमल है. कुछ याद आ रहा है या भूल गए? चैप्टर 4 अपना एनिमल किंगडम. यस सर. डॉल्फिन. यस सर. अरे डॉल्फिन क्या होता है पूछ रहा हूँ, मतलब मैमल होता है या क्या होता है डॉल्फिन? ही होता है बाबा, मैमल ही होता है. डॉल्फिन वेल आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माय मैमल्स. दे आर माय मराइन मैमल्स. याद रखना, वेल डॉल्फिन आपके मैमल्स होते हैं, ठीक है? शार्क जो होती है वो आपकी फिश होती है, वो आपकी याद करो आपकी कार्टिलेजियस फिश के अंदर आती है. शार्क दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय कार्टिलेजियस फिश. तो इसलिए याद रखना दे आर माय मैमल्स. और इसमें आपको मिलेगा आपका डबल सर्कुलेशन आपको मिलेगा देखने के लिए. तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करा था कि आप कर देंगे, लेकिन आपने तो गड़बड़ कर दी, ठीक है? ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ. ब्लड कैपिलरी किससे बनी हुई होती है? ध्यान से देखो, हैंड रेज करो जल्दी यहाँ पे. ऑप्शन डी. अरे हैंड रेज करना था बेटा, आपने ऐसे ही बता दिया. चलो ठीक है. मोनिका यहाँ पे कह रही ऑप्शन डी. आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. ऑलराइट, ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पे सही आंसर. याद रखना ब्लड कैपिलरी के अंदर आपको सिर्फ मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे एंडोथेलियम, और कुछ आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलता. और कोई मुझे बताएगा वैसे अनम्यूट करके कि सिर्फ एंडोथेलियम रखने का यहाँ पे रीजन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिशन करने के. आराम से हो जाता है उससे. यस, सिंगल लेयर होती है तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यूट्रिशन आपका वहाँ पे आराम से हो जाएगा. बिल्कुल सही बात है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. लीजिए अपने 30 सेकंड लीजिए, 1 मिनट अपना लीजिए यहाँ पे और बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे करेक्ट है. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट? तो ध्यान से देखिएगा एंड फिर आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा हैंड रेज करके. चलिए बेटा, चलिए चलिए चलिए. इसका भी अब तक हैंड रेज नहीं हो रहा. ओ, मोनिका हैज रेज्ड द हैंड. मोनिका क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. सलाम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. साक्षी. सर ऑप्शन ए. अंशिका. ऑप्शन डी. एंड आरुषि. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा. याद रखना 140/90 140/90 या इसके ऊपर जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर. दैट इज कंसिडर्ड हाई ब्लड प्रेशर. इसमें रिक्वायरमेंट की होती है जरूरत. 130/90 नहीं होता. 130/90 इज कंसिडर्ड हाई एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट नहीं. दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट.
या आपकी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, राइट। ये भी आपका रॉन्ग है, राइट, ये आपका आइडियल प्रेशर नहीं है, एंड ये भी आपका रॉन्ग है, दिस आल्सो बी रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे बढ़िया स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ये 190/110 अगर आपका होता है देन इट कैन हार्म द वाइटल ऑर्गन्स लाइक योर ब्रेन एंड किडनी। सो ऑप्शन डी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो याद रखना 140/90 या उसके ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर होता है देन इट इज हाई ब्लड प्रेशर, बाकी नहीं, बाकी उसे हम ट्रीटमेंट के लिए हम उसे कंसिडर नहीं करें, थोड़ा अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। सो ऑप्शन डी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। इसका आंसर तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो डायरेक्टली, इसके लिए हैंडल नहीं करना है आप लोगों ने, वैसे अनम्यूट करके बता दो क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। 120/80 इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर फॉर एन एवरेज नॉर्मल आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर आपका इतना रहता है, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, टेक योर टाइम, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि कौन सी दो स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। So please do it very, very, very carefully. Given below are the four statement regarding the human blood circulatory system. हाँ जी, अंशिका ने हैंड रेज कर दिया बेटा। बाकी लोग भी कर सकते हो, क्या ही है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। ऑलराइट, बताइए अंशिका क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन ए। आपको ये लग रहा है, दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। ओके, भारती आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। बाय द वे भारती, आफ्टर लॉन्ग टाइम कैसे हैं आप? सर ठीक हो? क्या अब हम आपको रेगुलरली लेक्चर में देख पाएंगे? सर शायद हाँ। शायद। मोनिका क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? ऑप्शन ए। प्रिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सी आंसर बेटा। अब देखते हैं हम यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 and 4। स्टेटमेंट में यहाँ पे कह रहा है आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव अ नैरो लुमेन एज कंपेयर्ड टू द वेन्स। सो आर्टरीज वेरी थिक वॉल होते हैं, उसके अंदर मुझे नैरो लुमेन मिलेगा मेरा यहाँ पे कंपेयर्ड टू द वेन्स। सो ये बात तो आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल उनका लुमेन यहाँ पे नैरो होता है। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। स्टेटमेंट 2 मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है, एंजिना इज अ एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द ब्रेन इज रिड्यूस। ये तो गलत हो गया यहाँ पे, ब्रेन में थोड़ी, हार्ट की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, so ये गलत हो गया। पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड, यहाँ पे गलत हो गया, ये तो ले सकता है ब्लड लोगों से, डोनेट थोड़ी कर सकता, तो ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो गया। कैल्शियम आयन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। सो यस, 1 and 4 इज गोइंग टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। भारतीय, अगर आप लेक्चर नहीं भी लगा पा रहे तब भी एटलीस्ट आप टेस्ट देते रहना। अभी आजकल हमारे फुल टेस्ट चल रहे हैं हर संडे को, जिसमें 11 का पूरा सिलेबस आ रहा है, तो अभी आई थिंक और 2 या 3 हमारे टेस्ट हो जाएंगे, तो वो मिस मत करना, वो देते रहना, राइट। उसमें इवन आपको भी पता लगता रहेगा कि लाइक आपका क्या स्कोर कार्ड बन रहा है, कहाँ पे दिक्कत अभी भी आ रही है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो। सो प्लीज कीप ऑन डूइंग दैट, ठीक है। यस सर। नाउ देन यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 26। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, द चेंबर ऑफ द ह्यूमन हार्ट व्हिच हैज अ थिकेस्ट वॉल, कौन सी वॉल आपकी थिकेस्ट होती है? सो व्हिच ऑफ दिस वॉल इज गोइंग टू बी मोस्ट मस्कुलर या थिकेस्ट वॉल, इन चारों में से किसकी होगी सबसे ज्यादा? हैंड रेज करना बेटा, हैंड रेज बेटा, हैंड रेज। यहाँ पे हमारा सिस्टम अलग है, हैंड रेज करने का पड़ता है। दीक्षा बताइए। ऑप्शन 4। ऑलराइट, सलम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपके यहाँ पे सही आंसर है। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू बी मच मोर मस्कुलर, या फिर मस्कुलर होती है सबसे ज्यादा, और इसके अंदर थिक वॉल आपको मिल जाएगी, यहाँ से आपका ब्लड जाता है थ्रू आउट द बॉडी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से ज्यादा मस्कुलर आपको मिल जाएगा। सो यस, ऑप्शन 4 बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। याद रखना ये ज्यादा मस्कुलर इसलिए क्योंकि यहाँ से जब ये पंप करेगा ब्लड को, इसको जाना है थ्रू आउट द बॉडी, सो इट विल बी मच मोर मस्कुलर देन द अदर वन, राइट। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, ना ही मैंने ऑप्शन पढ़ना है, आप देखेंगे और इसका आंसर करेंगे जल्दी। और सब लोग हैंड रेज करिए बेटा, अभी भी ये हमने कराया था, आर्टरियोस्क्लेरोसिस के बारे में पूछा गया आपसे, वो फटाफट हैंड रेज करिए एंड वेट करिए मेरे पूछने का आपसे आंसर।
सलम क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन 4, दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी, पलक सर ऑप्शन डी, एंड अंशिका अंशु? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही आंसर है। आपके यहाँ पे आर्टरोस्क्लेरोसिस के अंदर आर्टेरियल वॉल बिकम इनइलास्टिक एंड थिकन्ड। आपकी इनइलास्टिक हो जाती है वॉल आपकी और थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है बेसिकली आपके यहाँ पे वॉल, एंड दैट कैन लीड टू अ लाइक फ्यूचर में रप्चर हो सकता है और आपका ब्लड यहाँ पे आपका बाहर निकल सकता है। तो ये बात आपके यहाँ पे ऐड रखनी है, राइट। इनमें से कौन सा टर्म ह्यूमन हार्ट के साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते? अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। प्रिया कुमारी, प्रिया बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप कह रहे हो यहाँ पे। बेटा बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं, कशिश आप भी ट्राई करो, बाकी लोग जो बच्चे आए हुए वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं, स्नेहा आप भी ट्राई कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। बताइए आरुषि क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। ये टर्म हम ह्यूमन हार्ट के साथ नहीं एसोसिएट कर सकते हैं। तो न्यूरोजेनिक टर्म में किसके साथ एसोसिएट कर सकता है आरुषि, ये भी बता दो मुझे। न्यूरोजेनिक टर्म में किसके साथ एसोसिएट कर लूंगा? ये टर्म में कौन से एनिमल के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ बताइए। पलक आप बताना चाहेंगे कौन से एनिमल के साथ मैं एसोसिएट करूंगा ये टर्म? यस सर, बताइए। सर आर्थ्रोपोडा और एनलिडा। राइट, आर्थ्रोपोडा और एनिमल के साथ मैं टर्म आपका एसोसिएट कर सकता हूँ, बिल्कुल सही। सो उनके अंदर आपका ब्रेन के थ्रू आप कंट्रोल करोगे हार्ट को। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आपका आंसर यहाँ पे सही था, ठीक है सबका। ये वाला क्वेश्चन भी करो। लिम्फ इज अ मॉडिफाइड ब्लड दैट कंटेन्स। क्या होता है लिम्फ के अंदर? ध्यान से सोच के करिएगा, मैंने आपको ये काफी फुर्सत से सिखाया है। सही आंसर चाहिए मुझे। बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ओके सलम आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी, भारती आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी, राइट, एडजस्ट। पलक बताइए। सर ऑप्शन डी, एंड दीक्षा आपको क्या लग रहा है? दीक्षा ऑप्शन डी, तो दीक्षा कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी। सो ऑल कंटेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट द आरबीसी एंड सर्टेन प्रोटीन। बिल्कुल आरबीसी आपको इसमें नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे स्मॉल प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि आपको स्मॉल प्रोटीन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत हो जाते हैं। आरबीसी तो कभी आता ही नहीं है, वो तो आप जानते हो। डब्ल्यूसी आता है बट ऑल प्रोटीन्स नहीं आते, लार्ज प्रोटीन आपको नहीं मिलेंगे, सो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सो यस दैट विल बी राइट। सो बाकी के क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लो, इसका आंसर अनम्यूट करके सब लोग जोर से दे दो। बाकी क्वेश्चन आपको मैं एज होमवर्क दे दूंगा। द हार्टबीट ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू टू। बोलिए। ऑप्शन बी। एड्रेनलिन। अच्छा ऑप्शन डी कह रहे हो आप। एड्रेनलिन आपके यहाँ पे सही आंसर है। इसकी वजह से आपका हार्ट बीट बढ़ाया जा सकता है, जो आपका इंटरव्यू के टाइम पे आपका बढ़ सकता है, ठीक है, या एग्जाम के टाइम पे आपका बढ़ सकता है। सो दैट इज द वन हार्मोन व्हिच इज नोन टू इंक्रीज योर हार्ट बीट। सो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी आपके आई थिंक और 2-4 यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। सो इनको आप एज अ होमवर्क करेंगे और होमवर्क करके लाना, ओके। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। सो ओवर हियर योर हार्ट एज अ चैप्टर, योर सर्कुलरी सिस्टम एज अ चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड। इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वो आपका यहाँ पे होगा एक्सक्रीटरी यूनिट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट, जहाँ पे आप बात करते हो आपकी यूरिया फॉर्मेशन, एलिमिनेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट। तो अब मुझे बताइए क्या आपको इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है जो आपको अभी भी समझ नहीं आया? बताइए। नो सर, नो सर। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आपको कोई चीज समझ नहीं आती, कहीं पे आपको लग रहा है कि यार ये स्टेटमेंट सही नहीं है या स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही अभी भी, तो या फिर आप मुझे उस स्टेटमेंट को खींच के आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, सो मैं उसको देख लूंगा। और एल्स लेट मी नो इन द क्लास कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, तो उसे हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आपको अपने एंड से क्वेश्चन सॉल्व करने। एक बुक आपके साथ शेयर की है कल मैंने आपके साथ सैटरडे को, उस बुक के अंदर आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस उसके अंदर बेसिक लेवल के भी है, तो अगर आप चाहते हो कि आप मैं बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करूं फिर मैं आगे बढ़ूं, अगर आप वो भी चाहते हो तो वो भी आप उसके अंदर से आप कर सकते हो, ठीक है। सो गो थ्रू द बुक, सॉल्व द क्वेश्चन एज मेनी एज पॉसिबल एंड कीप अप विद द प्रिपरेशन, ठीक है। सो ऑलराइट देन पीपल, लेट्स रैप दिस अप। अगर आपके कोई सवाल नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है एंड हम लोग कल मिलेंगे वापस।